अस्सलामुअलैकुम। पंजाब और केपी इलेक्शन अज खुद नोटिस के हवाले से आज का दिन भी बहुत गहमा गहमी का दिन रहा। विफाकी हुकूमत का चीफ जस्टिस से मुस्ताफी होने का मुतालबा, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का फैसला अदालती कार्रवाइयों पर सवालिया निशान करार दे दिया। कहा फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में भी तकसीम है। सियासी जमातों ने फुल कोर्ट की अपील की है। आज पंजाब और केपी इलेक्शन अस्खुद नोटिस के हवाले से जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का तफसीली इख्तिलाफी नोट भी जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस का अस्खुद नोटिस 4/3 से मुस्तरद हुआ है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि सियासतदानों को मामलात मुतल्लिका फोरम्स पर हल करना चाहिए। सियासी मामलात में अदालत को मुलव्वस नहीं करना चाहिए। सियासतदानों का तर्ज अमल और हिकमत अमली सियासी बहरान जन्म देगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की करारदाद के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए कमर कस ली है। करारदाद पर तकरीर करने वाले अरकान की तफसीलात फराहम करने का मुतालबा किया और साथ ही करारदाद पर दस्तखत करने वाले मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने का ऐलान भी किया है। इसी दौरान यह भी महसूस किया गया कि अदालत के खिलाफ करारदाद में अहम हुकूमती अरकान बैकफुट पर हैं। इस अहम तरीन करारदाद पर सिर्फ 42 सरकार ने दस्तखत किए। खुद वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर कानून समेत अहम दीगर वज़रा ने करारदाद पर दस्तखत से गुरेज किया। और यही नहीं बल्कि करारदाद बलूचिस्तान की एक नई सियासी जमात के रहनुमा खालिद मक्सी के जरिए पेश करने पर भी सवालात उठ गए हैं। आज का दिन का एक और अहम तरीन इवेंट कौमी सलामती कमेटी का इजलास, जिसमें अहम फैसलों पर इत्तेफाक हुआ और दहशतगर्दी की हालिया नई लहर को टीटीपी के साथ नरम रवैया पॉलिसी का नतीजा करार दिया। कहा गया कि यह पॉलिसी अवामी तवक्कात और ख्वाहिशात के बिल्कुल मुनाफी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रखी जाएगी। तो ये तमाम मामलात इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत और सियासत में एक रहे थे कि एक बहरान जो कि शुरू हुआ पाकिस्तान में 2 सूबों की असम्बलियों को मुअत्तल करके उनको ख़त्म करके और मुतालबा था कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएं, लेकिन जिस तरीके से हालात एक बंद गली की तरफ जा रहे हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो है एक उम्मीद की कौन सी किरण है, कहाँ से कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप होगी, ये इस वक्त जो सियासी तनाव हो इसको डिफ्यूज़ किया जाए। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। और जुल्फ़िकार अली बदर साहब, तर्जमान बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मुसर्रत जमशेद चीमा, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। कबल इस वक्त जो है वो असम्बली तहलील की गई और उसके बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन के ऊपर जोर, और जिस तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर पाकिस्तान की सियासत जो है वो पहुंच चुकी है। सियासी बहरान पहले आईनी बहरान में तब्दील हुआ और अब एक अदालती बहरान बन चुका है। किस बंद गली की सियासत में हम पहुंच चुके हैं मुसर्रत साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, कोई बंद गली की तरफ नहीं हम पहुंच चुके, लेकिन पहुंचाने की कोशिशें जरूर की जा रही हैं। मुझे समझ नहीं आती कि अगर सब ने अपनी मर्जी और मंशा के फैसले करने हैं तो फिर इस आईने पाकिस्तान की जरूरत क्या थी? इसको बनाने के लिए और इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, और फिर ये जो ओथ टेकिंग हम सारे करते हैं, इसकी भी क्या जरूरत है? 90 दिन के अंदर कराने की ख्वाहिश पीटीआई की नहीं है। 90 दिन के अंदर आपका आइन कहता है, आपको पाबंद करता है कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन कराने हैं। दूसरी जहां तक रहेगी बात कि अगर असम्बलियां मुद्दत पूरी ही करनी हो तो फिर असम्बलियां तोड़ने की ऑप्शन और वो पावर्स आपको आइन क्यों देता है? और ये मैं अर्ज करती चलूं कि किसी भी जमात ने जिस मैनिफेस्टो के तहत जो वादे वईद करके अवाम से आए हों, अगर उनको अपनी ओथ टेकिंग के चंद दिन, चंद महीने, चंद हफ्ते के बाद ये लगे कि वो इस मैंडेट के साथ अपने जो सूबा या मुल्क उसकी अवाम के साथ बिल्कुल जो वादे किए हैं उनके जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो वो उनको आइन ये हक देता है कि वो असम्बलियां तहलील कर लें। सो ये तो है इसका जवाब। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि इस वक्त जो इखलाकी गिरावट के साथ साथ जो मुआशी गिरावट हुई वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इस वक्त जो आईनी बहरान किया किन्होंने है, समझ से बाहर है कि जमहूरी जमातें जिन, और एक वो जमात जिसकी जो अपने नाना की शहादत जिनकी जमहूरियत की पासदारी में हुई, ये आइन उन्होंने बनाया, उनका एक तोहफा था, और फिर डिक्टेटर ने उनको मौत दी
और जमहूरियत के लिए वो जमहूरियत के शहीद कहलाते हैं, उनकी शहादत की वजह से वो सियासत करते हैं। लेकिन उनका बयान ये है कि अगर इलेक्शन हुआ, एक पार्टी का चेयरमैन कैसे कह सकता है ये गैर जिम्मेदारी वाली बात कि अगर इलेक्शन हुआ तो मार्शल लॉ लग जाएगा। ये सारी की सारी सियासी जमातें सिवाय पीटीआई के, दे वांट कि ये रूल करें। कौन सा आइन इनको इजाजत देता है कि इलेक्शन के बगैर ये अपनी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लेते जाएं? ये एक्सटेंशन की जो रवायात इस मुल्क में पड़ी हैं, उन्होंने इस मुल्क में बर्बादी, सवा सत्यानाश तो किया, लेकिन उस रवायत को जो एक्सटेंशन कभी दिया करते थे, अब वो भी मांग रहे हैं कि जी हमें भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इंटरम सेटअप, नकवी जैसा, और वो जो बैठे हुए खादमे आला साहब वो भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बन जाए, क्योंकि हमारी पॉपुलैरिटी नहीं, हमने इस मुल्क के लिए कभी कुछ किया नहीं, अवाम हमारे खिलाफ हो गई है, लिहाजा इलेक्शन ना कराएं। कभी वो कौन सा बहाना घड़ते हैं। अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त। आपको याद होगा कि कोविड के बाद 6% ग्रोथ पाकिस्तान में रिकॉर्ड ग्रोथ आ जाते हैं, और उस पे भी आ जाते हैं, उस पे भी आ जाते हैं। की तरफ जा रहे थे, उस वक्त ये डिमांड कर रहे थे इलेक्शन। अफनानुल्लाह साहब उस वक्त ये इलेक्शन डिमांड कर रहे थे और ट्रक पे चढ़े थे, कभी नन्ही मुन्नी मार्च करते थे और कहते थे कि इलेक्शन हमें हर सूरत चाहिए। अब इनको हो क्या गया है? ठीक है, जरा रखते हैं ये सवाल अफनानुल्लाह साहब के पास रखते हैं। कहा जा रहा है कि जनाब आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, एक्सटेंशन आपको चाहिए और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन चाहिए है, ये तमाम खेल इसी वजह से है। अफनान साहब, ये कहा जा रहा है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात ये है कि हमने कहीं ये नहीं कहा कि हमें कोई गैर मुझे आवाज नहीं आ रही, इनफैक्ट बहुत कम के लिए जो है वो जो है वो हुकूमत चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में, पंजाब में और पख्तूनख्वा में केयर टेकर सेटअप है, और जो केयर टेकर सेटअप पख्तूनख्वा में वो तो पीटीआई की जो है उसके अंदर वो जो है उस फैसले के अंदर इनकी ये कहते हैं पूरी मुशावरत शामिल है। तो जहाँ तक पंजाब का मामला है, उधर जो है वो एक केयर टेकर सेटअप की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है। तो हम क्यों चाहेंगे कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो चलती रहे? हमें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बात यह है कि 63A का जो फ़ैसला आया था, जो बुनियाद है इस सारे आइनी बहरान की, जिसके अंदर एक ऐसी चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दी जिसकी कोई मतलब कि जिस आइन इजाज़त ही नहीं देता। देखिए ना, अगर आप ये कहते हैं कि आइन अच्छा है, आइन की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, तो वो सेलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती कि यहाँ पे मुझे सूट करता है तो मैं 63A जिसकी प्रेसिडेंस मौजूद है कि आप फ्लोर क्रॉस करेंगे तो D सीट होंगे, इसकी प्रेसिडेंस मौजूद है। ये कहीं लिखा हुआ कि वोट जो है वो कास्ट होगा, काउंट नहीं होगा। वहाँ पे तो इन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की और इनके खिलाफ मिलकर पूरे पंजाब के सूबे को डिस्टेबलाइज किया, और जब वो इनकी साजिश चल गई, उसके बाद इनको हुकूमत मिल गई तो इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी, और असम्बलियाँ तोड़ते हुए कह रही हैं कि हम डिलीवर नहीं कर सकते। आपने उसके अंदर जब असम्बलियाँ तोड़ी तो आपने लिखा ही नहीं कि हम डिलीवर नहीं कर सकते इसलिए असम्बलियाँ तोड़ रहे। उसमें तो आपने लिखा कि जी हम एक वन लाइनर के ऊपर आपने असम्बली पूरी की पूरी तोड़ दी। और कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के अंदर कि आप कहें कि किस तरह अगले को गिराना है, किस तरह खुद आना है, उसके अंदर आप ये नहीं कर सकते कि आप कहें कि 2 सूबों की हम असम्बलियाँ तोड़ दें, उसके लिए आपको रीज़न देनी पड़ती है कोई। यही बात जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी अपने फैसले में लिखी है कि ये जो ओरिजिन है इस सारे आईनी बुरान का वो है। आप उसको मैक्रो लेवल के ऊपर देखें। ये 90 दिन तो हम भी मानते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, मगर उसकी आज तक 63A की डिटेल जजमेंट नहीं आई। आज तक क्यों नहीं आई? आप मुझे बताएं कितने महीने हो गए? इसका मतलब जजों को भी मालूम है कि उन्होंने गलत फैसला दिया है। जनरल बाजवा का इंटरव्यू आ चुका है शाहिद मेतला वाला, जिसके अंदर उन्होंने ये बात कही है कि ये गलत हुआ है, ये वो उन्हें मालूम है कि उन्होंने ये गलत काम किया है। ये तो जब वो गैर आईनी काम हो रहा था तब आपको कोई मसला नहीं था। जब कासिम सूरी वाली जजमेंट आप दे रहे थे तब आपको कोई मसला नहीं था। जब आप हाइब्रिड निज़ाम इस मुल्क पे मुसल्लत कर रहे थे जिसका आइन में कहीं गुंजाइश नहीं है, तब आपको कोई मसला नहीं था। जब आप 2014 का धरना जो है वो किसी के कहने के ऊपर कर रहे थे गैर आईनी तौर पे, तब आपको कोई मसला नहीं था। जब पनामा का आपने फ्रिवलेस केस जो है गैर आईनी तरीके से अदलिया को इस्तेमाल किया अपने सियासी मफादात के लिए, तब आपको कोई मसला नहीं था। आज आपको आइन याद आ गया। आइन ये नहीं है कि इधर फ़ायदा है तो ये आइन ले लो, जहाँ फ़ायदा नहीं है वहाँ दूसरा रास्ता पकड़ लो। इस तरह आइन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। बात यह है कि अगर हम अभी इलेक्शन कराएंगे तो उसका ये लोग बोलेंगे कि देखें जी इनकी हुकूमत थी, इनका वज़ीर आला था, इनका वज़ीर आज़म था, तो ये हम इसलिए इलेक्शन हार गए। आइन में अच्छा, यानी आप समझते हैं कि आज भी अगर इलेक्शन हो तो आप जो है वो स्वीप कर जाएंगे, क्लीन स्वीप कर जाएंगे पीटीआई को?
नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हम क्लीन स्वीप कर जाएंगे। मैं जो है वो खुद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा हूँ, जो ये सारा का सारा जो रिसेंट अभी हमने जितनी कैंपेनिंग की है, लेकिन मैं आपको ये पूरे एतमाद के साथ कहता हूँ कि हम पंजाब में जीत जाएंगे। अच्छा, आराम से। ठीक है। जुल्फ़िकार मुमकिन ना हो क्योंकि उसके कुछ मसाइल हैं। ओके, फिर मैं एक बात ऐड कर दूं। देखिए, जहाँ जो आइन ये कहता है ना 90 दिन में इलेक्शन होंगे, वो आइन ये भी कहता है कि 4-3 का फैसला जो है वो रिजेक्ट करता है। भाई जब 4 जज एक तरफ है, 3 जज दूसरी तरफ है, तो ये भी तो गैर आईनी है ना कि जो कम नंबर वाले हैं वो अपना जो फैसला धोस दें, क्योंकि आपका जो है आपका झुकाव एक पार्टी की तरफ है। तो ये जो आइन है ना, ये इसकी सेलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन आपका कहना है कि अकलियत का फैसला जो है वो मुसल्लत किया गया, ये आपकी इंटरप्रिटेशन, आपका कहना है। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, इंटरप्रिटेशन नहीं है, अतर मिनल्ला साहब ने अपने फैसले में लिखा है। ठीक, 4 जज अपने फैसले में लिखते हैं ये बात जो मैं कह रहा हूं। ठीक है, ज़ाहिर है कि उसमें हम देख रहे हैं कि कोर्ट के अंदर भी तकसीम है, और यही तकसीम इस वक्त बाहर आ रही है, और हालात इस नहज पे हैं कि आज चीफ जस्टिस से इस्तीफे की बात की जा रही है हुकूमत की तरफ से। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, एक पूरा ट्रैक रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए, जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए। ऐसे में बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इलेक्शन होगा तो मार्शल लॉ लग सकता है, एमरजेंसी लग सकती है, जो भी मुसर्रत जमशेद चीमा भी कह रही थी, और उनका यह भी कहना है कि स्टेक पर लग जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी जमहूरी एक लेगेसी जो है वो इस वक्त जमहूरी इक़दार के हवाले से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, ये जो बिलावल साहब की बात कोट कर रहे हैं, बिलावल साहब तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने जो बात की थी वो जुडिशल डिक्टेटरशिप की बात की थी, और ये जो के हवाले से बात करते हैं, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस इसमें आपको बता दूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज द फॉलोअर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको बनाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन को आज भी मानती है, पहले भी मानती थी और आइंदा भी मानेगी। इसके अंदर कोई दुराई नहीं है। अगर कोई शख्स इंडिविजुअल तौर पे या खड़ा होकर ये कहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन के लिए आवाज़ नहीं उठाती, तो ये गलत बात होगी। पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाती है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें कोई आइन शिकनी वाली बात हो या कोई इलेक्शन के हवाले से बात हो। आज भी जो मीटिंग हुई है उसके अंदर ये आया कि जो आइन कहता है उसी डेट पे इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि इस मुल्क के अंदर जो इलेक्शन है वो एक ही दिन होता, जो जिस दिन हुकूमत टाइम पूरा करती। उससे ये कि मुल्क के अंदर एक जो है सलामती भी रहनी थी और एक स्टेबिलिटी भी रहनी थी। और आप देखें कि इस सारे मामले के अंदर जो सारा बुरान आया, पोलराइजेशन को कम करना था, वो उस टाइम पे जिम्मेदारी आन पड़ी थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, जिन्होंने ये मेजॉरिटी और मिनॉरिटी का। और मेरे भाई एक बात कर रहे थे कि जहाँ से ये अतर मिनल्ला साहब की जजमेंट के हवाले से कि 63A, देखे ना, जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लेता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि 63A की इंटरप्रिटेशन करें। पहली इंटरप्रिटेशन एक होती है और दूसरी इंटरप्रिटेशन अपनी मर्जी की होती है, और वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के हेड का इख्तियार ले लिया जाता है और वो इख्तियार पार्लिमानी लीडर को दे दिया जाता है। क्या पार्लिमानी लीडर पॉलिटिकल पार्टी के हेड के मातहत नहीं होता? देखिए, ये जजेस ने जो काम किया है उनको अपनी गलती का एहसास है, और अब मामला ये है कि क्या ही अच्छा होता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना हाउस इन ऑर्डर करते और तमाम जजेस के साथ बैठ के मुशावरत करते और एक फुल कोर्ट बना के तमाम, यानी अभी भी आपका यही मुतालबा है कि फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाए इस अहम तरीन मामले पर? के लिए ये इसलिए जरूरी है कि देखिए, पोलराइजेशन को इंस्टीट्यूशंस के अंदर और ग्राउंड पे अवाम के अंदर पोलराइजेशन को हमने मिनिमाइज करना है, और उसका अभी चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के कंधों पे बोझ आ गया। तो उनको चाहिए था कि पोलराइजेशन को कम करते। क्या ही अच्छा होता है एक फुल बेंच बना देते और तमाम जजेस की आरा ले लेते। इसमें मेजॉरिटी होती है, मिनॉरिटी होती, क्योंकि सब ने, किसी ने इस बात से इख्तिलाफ नहीं करना था कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने, लेकिन इस चीज के ऊपर करना था कि क्या 184(3) के तहत जो सुओ मोटो लिया गया
के ऊपर एक्शन लिया गया, क्या वो बनता यानी था या नहीं आइन बनता से था? किसी किस्म का कोई इनराफ नहीं है, उस आइन की तशरीह के हवाले से, उसकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से जो है वो चीजें सामने हैं। जुल्फिकार अली बदर साहब, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब और मुसर्रत जमशेद चीमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, आपकी तरफ आता हूँ। आइन बिल्कुल इजाज़त देता है अर्ली इलेक्शंस की, असेंबली के तोड़ने की भी, और अर्ली इलेक्शन की भी क्लॉज, सारी चीज़ें मौजूद हैं, बट उसके लिए एक जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। आप ये काइंडली बता दीजिए कि परवेज़ इलाही की गवर्नमेंट में पंजाब में ऐसा क्या ख़राब हो रहा था, वहाँ पर किस कदर बैड गवर्नेंस थी, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा क्या मसला था कि आपको जो है वो असेंबली तोड़नी पड़ी, वक्त से पहले तोड़नी पड़ी। एक चलती वो अपनी तो डेवलपमेंट के लिए भी अरबों रुपए खर्च कर रहे थे वहाँ पे, और ख़ुद भी काफ़ी गुरेजा थे, बहुत मुश्किल से वो उस फैसले पर पहुँचे थे असेंबली तोड़ने के। तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव था। जी नहीं, इट वॉज नॉट पोलिटिकल मूव एट ऑल। देखें, पाकिस्तान के अंदर मैंने तो कभी किसी को काउंसलर की कुर्सी छोड़ते भी नहीं देखा। यहाँ पे तो पूरी एक कभी किसी ने ये रवायत ही नहीं है कि, और पाकिस्तान के दो बड़े सूबों की अहम गवर्नमेंट, पंजाब मीन्स पाकिस्तान 70% है, 60% है पाकिस्तान का, एंड देन केपी के। सो ये दोनों हुकूमतें हमने छोड़ी नहीं है, हमने कुर्बान की हैं पाकिस्तान के लिए। हाँ। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में सारी चीजें आइडियल चल रही थी जिस वक्त हमने असेंबलीज डिसॉल्व की हैं? क्या कुछ नहीं 25 मई को हमारे साथ हुआ? उसके बाद कितनी मुश्किल से वो जो लोटों की सीटें थी हमने दोबारा बाय इलेक्शंस में जीती, उसके बाद असेंबलीज डिसॉल्व की। तो उसके पीछे मकसद था, उसके पीछे अपनी जाती सियासत चमकाना या फंड्स और वो प्रोजेक्ट्स नहीं था। मकसद क्या था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब रही थी, पाकिस्तान की मईशत जो हम तब कहते थे आज वो हो चुका है। आज क्या आपकी भी माशाल्लाह से आपने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी या जर्नलिज्म से आपका ताल्लुक है, पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि रमजान के महीने के अंदर आटे की लाइनों में 22 से ज्यादा लोगों की शहादतें हो चुकी हैं। पहली दफा ये मनाजिर हमने देखे हैं, जिस तरह से कौम की माओ बहनों बेटियों के दुपट्टे सरों से उतरे हुए लोग जिंदा दरगोर हो चुके हुए हैं इस मुल्क में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, एक न्यूट्रल एंकर के तौर पर आप मुझे बताएं, इस वक्त पाकिस्तान में क्या ऐसी चीज है कि हमने जिस डगर पे पाकिस्तान चल रहा था उस वक्त अगर हम ये ना करते तो हम फिर अपनी जाती सियासत, अपने सूबों की हुकूमत और अपनी पावर को देखते। हमने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए ये कुर्बानी दी, और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ये कुर्बानी दी कि मईशत ने ठीक होना ही नहीं है। मुझे ये बताएं, डार लाया गया और बड़े बड़े दावे किए गए, मिफ्ता जो भी था जैसा भी था वो एक अलग बहस है। उसके बाद डार ने किया क्या? और फिर आके मुझे ये बताएं कि हमें कभी वजीफे बताते हैं, कभी अजीबो गरीब किस्म की, अल्लाह मुझे माफ कर दे, कि जो लॉजिक्स दी जाती हैं कि जी हम उधर जाएंगे तो हमें पैसे मिल जाएंगे, हमने दिन रात मेहनत करनी, हमने सिर्फ ड्रामाबाजी। चलें, ये तो अफनान साहब ने सवाल किया था, मैंने कहा आपसे पूछूं जी। अब बात ये है कि ये जो बयानी सरकार ने एक सेकंड में दो तीन बातों का, एक सेकंड, हाँ, अगर आप मुझे एक सेकंड दें तो मैं दो तीन जो पहले अफनान भाई ने बातें की मैं उसका जल्दी जल्दी जवाब दे दूं। देखें, हमने ये जो भी हाइब्रिड निजाम की बात कर रहे थे, हरगिज नहीं था। हम ये तो आप लोग हमें ताना देते थे या आप लोग एक प्रोपेगेंडा करते थे। आज का जो निजाम है वो क्या निजाम है? आप मुझे बताएं कि अवाम 90% कह रही है इलेक्शन सरापा एहतजाज है, कोई उनकी जिंदगी में अच्छी खबर नहीं है। तो किस निजाम के तहत आप आए, किस निजाम के तहत आप अभी तक टिके हुए, और कौन सा ऐसा निजाम है जो आपको सहूलतकारी कर रहा और इलेक्शन ना होने देने के लिए रुकावट है? दूसरा, इन्होंने कहा कि जी देखें ये हमारे माशाल्लाह से पीटीआई के साथ इतने इनको हमारे लिए अच्छा सोचने की जहमत पड़ गई है कि ये हमारे कहीं पीटीआई हार ना जाए और हमारे ऊपर फिर इल्जाम लगाएगी, तो इसलिए हम इलेक्शन नहीं होने दे रहे। फिर इन्होंने जो चीफ जस्टिस साहब के बारे में कहा है, देखिए चीफ जस्टिस साहब का सिर्फ एक ही जुर्म है कि उन्होंने आयन और कानून के मुताबिक फैसला किया है, उन्होंने किसी की डिक्टेशन नहीं ली, उन्होंने आपका जो प्रोपेगेंडा था, आपकी जो ब्लैकमेलिंग थी, जो किरदार कुशी थी, मैं इसको जो डंडे सोटे लेके आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था ना जी, उससे ज्यादा सख्त हमला करार देती हूं। आपने उन जजेस की वाइफ्स, उनकी बेटियां, उनकी फैमिली तक को नहीं छोड़ा।
जितनी गंदी ठीक डीप है, फेक आपका किस्म पॉइंट आ की गया, एक आपका पॉइंट आ गया। फैक्ट्री से जो कुछ हुआ जजेस के साथ, और फिर आजम नजीर तारड़ साहब उनकी मौजूदगी में जिस तरह के प्ले कार्ड्स, जिस तरह का जत्था वो ले जाने की यूनिफॉर्म के अंदर, वुकला के यूनिफॉर्म के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, वो सारे रिस्पॉन्ड चैनल्स ने कीजिएगा, वहां पे अफनानुल्लाह कैप्चर साहब किया। रिस्पॉन्ड इनको कीजिएगा। चाहिए, ये तो अदालत के बाहर का है और इनको अदालत चाहिए कि ये वो पुराने 80s 70s के ओछे हथकंडे छोड़ दें। अच्छा, अब मैं जरा उनसे अफनान साहब से पूछूंगा। अफनान साहब, बात यह है कि 23 करोड़ आवाम को मैनेज नहीं किया जा सकता। 336 की असेंबली, उसके अंदर सिर्फ 42 मेंबर जो हैं इस करारदाद के ऊपर जो है दस्तखत कर रहे हैं। ना उसमें वजीर आजम के दस्तखत हैं, ना वजीर कानून के हैं, ना वजीर दाखिला के हैं। बात यह है कि क्यों गुरेज आए यहां? तो अगर ऐवान के अंदर से आवाज आती तो बड़ी तवाना आवाज आती ना इसके खिलाफ। देखिए, बात यह है कि करारदाद की मंजूरी के लिए हमेशा अटेंडेंस जो है ना वो आप 100% तो नहीं करते ना। करारदादें तो बहुत सारी इन्होंने इससे कम पे पास कराई हुई है पीटीआई ने अपने दौर में। तो ये ज़ाहिर है ये इसीलिए इनको उधर होना चाहिए था ना। ये जो बैठ के टीवी पे बात कर रहे हैं, ये वहाँ पे बैठ के बात करने वाली थी। ये तो पॉइंट स्कोरिंग के लिए करारदाद पास होना इज सिग्निफिकेंट। ये अगर उसको रोकने का रास्ता था तो आप वहाँ पे होते तो रोक लेते, हम नंबर फिर पूरे कर देते उसके बावजूद। तो ये एक इनसिग्निफिकेंट बात है जिसका कोई वो नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि जी हाइब्रिड रजीम, ये कह रही हाइब्रिड रजीम का इनको ताना दिया जाता था। ये आप जाके इमरान खान के बयान उठा के देखें, इमरान खान साहब खुद कहते थे हाइब्रिड रजीम है। वो खुद इसको कहते थे कि बड़ी अच्छी हाइब्रिड रजीम है, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम 1 पेज पे हैं। ये मैंने नहीं है, इमरान खान साहब ने एक बार नहीं दर्जनों बार बोली है वाली बात। तो आज आप जो है वो आप भूल ही गए, ऐसे कर रहे हैं जैसे याद ही नहीं है। 2014 का धरना भूल गए, लंदन प्लान जो आपने बनाया था हमारे खिलाफ वो भूल गए। 2017 में पनामा के केस के ऊपर इमरान खान साहब ने खुद बोला कि मुझे जस्टिस खोसा ने कहा कि तुम कहाँ बाहर ख्वार हो रहे हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा मसला हल करता हूँ। ये इमरान खान का अपना बयान है, टीवी पे बैठ के उसने बोला है। तो फिर आप आगे आ जाइएगा, कहते हैं ये फ्री आटा के ऊपर हमें बोल रहे हैं, हम फ्री आटा आवाम को दे रहे हैं, मुफ्त आटा, उसकी कोई चार्जेस नहीं है, उसके ऊपर आपको तो खुश होना चाहिए। आप तो कह रहे हैं महंगाई 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 है, उसी को हम एड्रेस करने के लिए काम कर रहे हैं ना। अगर आपने तो नहीं कुछ किया, आपको हमने 24वें नंबर की इकॉनमी दी थी 2018 में। पाकिस्तान दुनिया की 24वीं नंबर की इकॉनमी थी, जिसको 4 साल में आपने दुनिया की 47वीं नंबर की इकॉनमी बना दिया। ह्यूमन इंडेक्स का आप देख लें, वो खराब हुआ, पॉवर्टी बढ़ी, फ्रीडम ऑफ स्पीच खराब हुआ, हर इंडेक्स में डिक्लाइन आया। 4 साल की तबाह बर्बादी एक तरफ और 75 साल एक तरफ। ये मैं नहीं कह रहा आप इंडिपेंडेंट, आप लोग बैठे हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज भी मैं जरा इस वक्त शेयर करना चाहूंगा नाजरीन से। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया कि 3 रुकनी बेंच के फैसले की अहमियत उस पेपर जितनी भी नहीं जिस पर यह लिखा गया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के नोट के बाद वाजे हो गया कि चीफ जस्टिस का फैसला अकलियती फैसला था। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर बेंच फिक्सिंग मामले को ठीक करें। अगर चीफ जस्टिस ने अपने घर ठीक नहीं करने तो किसी और को यह काम करने दें। उन्होंने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट जिसपे इस वक्त उनका कहना है कि 3 रुकनी बेंच के फैसले की अहमियत उस पेपर जितनी भी नहीं जिस पर यह लिखा गया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के नोट के बाद वाजे हो गया कि चीफ जस्टिस का फैसला अकलियती फैसला था। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर बेंच फिक्सिंग मामले को ठीक करें। अगर चीफ जस्टिस अपने घर ठीक नहीं करते तो किसी और को यह काम करने दें। जी जुल्फिकार अली बदर साहब, तर्जुमान बिलावल भुट्टो, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक इंतहाई सख्त बयान बिलावल भुट्टो का इस वक्त आ गया है अदलिया के हवाले से, चीफ जस्टिस के हवाले से। जी आप ये समझते हैं कि हमें आइन और कानून की बालादस्ती कायम रखनी है, हमें चीफ जस्टिस और अदालतों का एहतराम करना है और उसमें जीरो टॉलरेंस है। लेकिन इस चीज को जो है रिजॉल्व करने की जरूरत है कि जो मिनॉरिटी फैसला है उसको मेजॉरिटी बना के किया जा रहा है। क्या ही अच्छा हो कि चीफ जस्टिस जो 4 लोग जो मेजॉरिटी में हैं उसको ऐसा नहीं हो सकता कि मिनॉरिटी फैसला मेजॉरिटी फैसले के ऊपर प्रिवेल करे। तो इसके ऊपर अच्छा हो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है फुल बेंच बना दें और इस मसले को रिजॉल्व करें, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन ही पाकिस्तान की बका और सलामती है। ये पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और तमाम जो इदारे हैं उन सब के लिए आइंदा फॉर ऑल टाइम्स टू कम सबके लिए जरूरी है और ये आइंदा होने वाले इलेक्शन के लिए भी जरूरी है ताकि इसका एक रेजोल्यूशन आए। और रेजोल्यूशन इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है
कि जो मेजॉरिटी फैसला है वो मिनॉरिटी के ऊपर प्रिवेल करे, ना कि मिनॉरिटी मेजॉरिटी के ऊपर प्रिवेल करे। तो इसके लिए एक बड़े बेंच का, फुल बेंच का बनाना बहुत जरूरी है। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। इस वक्त हमारे साथ मुसर्रत जमशेद चीमा, सेनेटर अफनानुल्लाह और जुल्फ़िकार अली बदर साहब मौजूद हैं। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, वक्त थोड़ा सा कम है, मैं चाहूँगा ज़रा फोकस्ड जवाब हो। पहले तो ये बिलावल भुट्टो का आपने ट्वीट सुन लिया, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, और फिर दूसरा ये कि अब ये जो 42 अरकान हैं जिन्होंने इस करारदाद पे दस्तखत किए, तकरीरें की हैं, कहा जा रहा है कि आप इसके ऊपर एक्शन लेने जा रहे हैं, इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, हम इनके खिलाफ एक्शन करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये जो फ्रस्ट्रेशन है बिलावल की या बाकी सारे जो बिगड़े हुए बच्चे हैं या बाकी ये जो पीडीएम का टोला है, उसकी सिर्फ एक वजह है, क्योंकि लंदन प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। लंदन प्लान का जो ये मंसूबा इन्होंने बनाया था, जिसमें एलिमिनेशन ऑफ खान साहब एंड पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को हटा के, सबसे मकबूल तरीन जमात को हटा के, जमहूरियत के नाम पे ये कब्जा करके इस मुल्क के ऊपर बैठना चाहते हैं। मसलन मुझे ये बताएं, कौन सी जमहूरियत ये इजाजत देती है कि बिलावल 1% पॉपुलैरिटी के साथ, शहबाज शरीफ 1% पॉपुलैरिटी के साथ पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात को इलिमिनेट करें? उनको जिस तरह से इन्होंने जो कुछ इंतकामी कार्रवाइयां की, वो तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी नहीं हुआ था जो कुछ इन्होंने हमारे साथ किया, और जो उस वक्त तो ज़िया ने भी इनके साथ वो इनके घर का गेट नहीं तोड़ा था। लिहाजा अच्छा हुआ ये जो बुरा दौर है, बुरे दौर की अच्छी बात यह है कि इस मुल्क के अंदर सारे एक्सपोज हो गए हैं कैरेक्टर। आज अगर किसी किस्म का कोई शक्को शुबा नहीं रहा, अवाम को बड़ी क्लैरिटी है, उनको पता है उन्होंने अपने मैंडेट को रिस्पेक्ट कैसे देनी है, उन्होंने नौसरबाजों को कैसे सियासत से आउट करना है, और इस पाकिस्तान के वो अजली दुश्मन जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया, फॉर नो रीजन इस वक्त पाकिस्तान तकलीफ में है। 70-71 की जंग, 65 की जंग के बाद भी इस मुल्क के ये हालात नहीं थे। 75 सालों में कभी ये कुछ इस वतन अजीज ने नहीं देखा जो आज देख रहा है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो, चाहे वो इकोनॉमी की बदतरीन कंडीशन हो। सोने की चिड़िया ये खिता और मेरे वतन का आम आदमी, मिडिल क्लास खत्म हो गई, गुर्बत में चली गई, और 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए लोगों को, और ये बैठे हुए ये बारियां लेने की बात कर रहे हैं। ये अभी भी NRO2 तो इनको मिल गया, ऊपर से तड़ियां लगाते हैं कि डॉलर। कौन सा जिम्मेदार लीडर इस तरह से बात कर सकता है कि डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा? मुझे ये बताओ, वजह यह है पाकिस्तानी कौम को पता है कि इनकी सारी करेंसी, इनकी सारी दौलत, सारी जायदादें डॉलर्स में पड़ी हुई हैं। दिन दुगनी रात चुगनी करप्शन के बगैर अफनान साहब इस पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि हुकूमत जितनी भी कोशिश कर रही है डॉलर को नीचे करने में, डॉलर अगर बढ़ता है तो बैरून मुल्क जो जायदादें हैं बकौल इन लोगों के, मतलब PTI के और मुखालफिन के, आप लोगों के, वो अप्रिशिएट होती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो सिद्क़े दिल से यह हुकूमत नहीं चाह रही। मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि डॉलर नीचे है, बल्कि डॉलर अगर बढ़ रहा है तो आपके तो वारे नहीं आ रहे हैं इस पर। प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ये जितने जोश और जज्बे से PTI वाले ये बात कर रहे हैं ना कि हमारा फ़ायदा है, जो वो लोग बाहर बैठे हुए हैं कि रुपए की डिवैल्यूएशन में, ये इतने ही जोश और जज्बे से 2013 से 18 बोलते थे कि मसनूई तौर पर डॉलर को रोका हुआ है, मसनूई तौर के ऊपर डॉलर को रोका हुआ है। ये इसी तरह बोलते थे, आप याद कर ले, मसनूई तौर पे रोका हुआ है, मसनूई तौर पे रोका हुआ है। उस वक्त जब रोका हुआ था तब मुसीबत थी, अब डिवैल्यू हो गया तो कह रहे फिर मुसीबत। मतलब के आप इकोनॉमी के, आप ये देखें कि दलील बनाते हुए भी नहीं देखते कि उसके अंदर कोई अकल भी है, कोई उसके अंदर लॉजिक भी है कि नहीं है। पहले जो है जब रुका हुआ था तब मुसीबत थी, अब डिवैल्यू हो गया तो मुसीबत है। बात यह है कि ये रुपया डिवैल्यू इसलिए हुआ है कि मैं बुनियादी बात आवाम को समझाना चाहता हूँ कि दुनिया की 24वीं बड़ी इकॉनमी 2017-18 और दुनिया की 47वीं बड़ी इकॉनमी 2022। ये जो मर्जी इकोनॉमिक सर्वे उठा ले, जो मर्जी दुनिया की चीज़ उठा के पेपर उठा के देख ले, ये बात 100% दुरुस्त है कि इमरान खान ने इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह बर्बाद किया। और वो इस तरह किया कि पैसे लेके, बाहर से पैसे आए करप्शन के, वो पैसे रिश्वत लेके अलकादर यूनिवर्सिटी की ज़मीनें, फरागोगी की ज़मीनें लेके खुद जो है वो क्या कहते हैं उसको माफ़ कर दिया। 50 अरब रुपए एक बिजनेसमैन के इस तरह खा गया। फिर घड़ियाँ बेच दी, तोशा खाना के अंदर डाके मार दिए, ट्रांसफ़र पे पोस्टिंग के ऊपर पैसे बनाए, तारीखी पैसे बनाए। और एक ऐसा इंसान उस्मान बुज़दार, जिसका आजकल ये नाम ही नहीं लेते, वरना अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती ना तो
उस्मान बुज़दार, मेरी गुजारिश सुन लें, मैं आपकी बारी नहीं बोला। उस्मान बुज़दार जिसका ये अब नाम लेते नहीं है, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, उसका नाम लेना, बताएं कि उसने कितना, वो इतना बेचारा मतलब कि बिलो एवरेज उसका IQ था कि उसको इन्होंने 4 साल वज़ीर आला पंजाब लगाया, वो कुछ करने के काबिल नहीं था, सिर्फ इसलिए कि जो यहाँ से ऑर्डर जाता था जो है वो बेगम साहिबा का और जो बाकी सारे लोग थे वो उनको पूरा करता रहता था। बस ये सारी, मुझे आप मुझसे प्रोजेक्ट पूछते हैं, मुझे बताएं ये मोटरवेज किसने बनाई, ये रेल रोड किसने बनाई, ये डैम किसने बनाए, ये जो कराची से हैदराबाद मोटरवे किसने बनाई, क्या कहते हैं, ये सक्कर मुल्तान मोटरवे किसने बनाई। आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल लास्ट मिनट है गाजी प्रोसेस डैम, 1 मिनट रुकिए, मुझे बताएं, ये आप बताएं ना आपने क्या किया सिवाय इसके कि गालियां देने के, इखलाकियात की धज्जियां उड़ाने के, इसके अलावा आपने किया क्या? इसके अलावा आप ये बता दें कि आप, नहीं मेरी गुजारिश तो सुन लें, देखिए मैं आपकी टाइम पे नहीं बोला, फिर आप मुझे आप ये बता दें कि आपने क्या किया। आपसे अवाम ये पूछती है कि आपने सिवाय गालियां देने के और ऊंचा बोलने के, आप ये बताएं कि आप 10 प्रोजेक्ट गिनवा दें बड़े जो हमने किए। आपने दूसरों के प्रोजेक्ट के ऊपर अपने नाम लगाए, आपने हमारे हेल्थ कार्ड को, चले जी ये वो सारी बहस है, हमारे हेल्थ कार्ड के ऊपर अपनी तस्वीरें लगाई, ये वो सारी सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर अपनी तस्वीरें लगाई, ये वो सारी बहस है। मेरे ख्याल से अगर जब इलेक्शन होंगे तो उस वक्त इलेक्शन कैंपेन जब होगी तो फैसला उस वक्त ज्यादा मुनासिब होगा आवाम के लिए भी। और उससे पहले दुआ है कि ये इस वक्त जो अदालती बहरान, सियासी बहरान, मुआशी बहरान, ये बहरानों की गर्दाब में जो इस वक्त हम फंस चुके हैं, टनल की दूसरी तरफ कोई रोशनी की उम्मीद और रोशनी की किरण हो जो रियासत पाकिस्तान को आगे लेकर चले, इन्हीं तमाम स्टेक होल्डर्स और सियासी लोगों के साथ और हम जैसे वोटर्स सपोर्टर्स के साथ, चाहे वो किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक हो। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा, सेनेटर अफनानुल्लाह खान और जुल्फ़िकार अली बदर आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।